माटी मारे लोग, हमारी माटी मारे लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका म्हारी माटी म्हारे लोग में। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के एक साहित्यकार कमलेश चौधरी जी। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कमलेश जी के बारे में। वरिष्ठ साहित्यकार कमलेश चौधरी जी का जन्म 13 जुलाई 1954 को सोनीपत के गांव नाहरी में हुआ। लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद वो बतौर शिक्षिका सेवानिवृत्त हुई। उनके उपन्यास खोया हुआ गांव को 2013 में हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कृति सम्मान दिया गया और इसके पहले 2012 में उनके द्वारा लिखित बाल कथा एक सीप 12 मोती को भी हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कृति सम्मान से नवाजा गया था। इनके अलावा अपने लेखन के लिए अनेकों पुरस्कार व सम्मान प्राप्त कर चुकी कमलेश चौधरी जी आजकल स्वतंत्र लेखन कार्य में व्यस्त रहती हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं और हाँ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में लिखती हैं। हाँ जी। ये रुचि कब से शुरू हुई? मलिक साहब, बात ऐसी है, पढ़ने का शौक मुझे बचपन से ही रहा है। अच्छा। जबकि हमारे घर में एक बिल्कुल देहाती अनपढ़ जैसा माहौल था। कोई पढ़ाई लिखाई में कोई इस तरह की कोई प्रमोट करने वाला, कोई उत्साहित करने वाला ऐसा कोई था नहीं घर में। लेकिन ये कुछ परमात्मा की दया रही मेरे ऊपर कि मैं बचपन से ही मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक मतलब परमात्मा ने ही एक विलक्षण बुद्धि के साथ पैदा किया। ये आप कह सकते हैं जी। मैं नहीं कहूँगी, आप कह सकते हैं। जी, मैं क्योंकि जब ऐसा माहौल नहीं है घर में या आस पड़ोस में भी नहीं है, और वहाँ पर आपकी एक ऐसी दृष्टि दी है भगवान ने कि आप जिंदगी को एक अलग नज़र से देखते हैं और फिर उसको शब्दों में लिखते हैं, तो ये कुछ न कुछ विलक्षण ही है, तभी ऐसा हो सकता है। ये मैं आपको बताऊं कि मुझे कभी, जैसे लड़कियों को आमतौर पर होता है कि मुझे ऐसे जूते पहनने हैं, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा सूट चाहिए, ये रुचि ना तो मेरे मन में पहले थी और ना आज है। जीवन में केवल एक शौक रहा है मुझे, किताबों का और केवल किताबों का। जहाँ से मिली वहाँ से मैंने ली, जिस विषय की मिली उस विषय की मैंने पढ़ी। और बहुत बचपन में जब मैं याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि 2 पत्रिकाएं ऐसी थी जिन्होंने मेरे जीवन को ढालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो थी धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान। ये दोनों मेरी भी जिंदगी में थी। इन पत्रिकाओं ने मुझे साहित्यिक समझ मैं प्रदान बिल्कुल की। सहमत हूँ आपके कि मेरे भी अपब्रिंगिंग के समय में या मेरी जब स्कूलिंग हो रही थी, कॉलेज हो रहा था, तो जो मेरा साहित्य से जो लगाव शुरू हुआ उसमें इन्हीं 2 मैगजीन की शुरुआत थी। मेरी बड़ी बहन है संतोष मलिक जी, उनको बहुत शौक था इनका, तो वो बड़ी बहन में पढ़ती थी और मैं पढ़ता था उसको बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहुत रुचि जो साहित्य के प्रति हुई उनमें इन दोनों मैगजीन का बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज ये बात सिमिलर आपकी तरफ से भी मुझे है। उस याद आता है, उसकी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। उसमें एक जीवनी आई थी सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की, वो मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगी। वो भारत को लेकर के, भारत के इतिहास को लेकर के जो ज्ञान, जो समझ और जो एक सोचने का जो एक नज़रिया उस पुस्तक ने मुझे दिया, वो जीवन भर मेरे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, एक 101 दिलीप कौर की आई थी आत्मकथा, वो, और कई चीज़ें ऐसी थी जो सेना से संबंधित थी, समाज से, त्योहारों से, और भारत का जो जितना भी समाज में जो उथल पुथल है, तब्दीलियां हैं, जो आजकल के हिसाब से जो ढल रहा है हमारा समाज, उसकी हर चीज़ उन दोनों पत्रिकाओं से मुझे मिली है और जो आज मेरे अंग संग है और मेरे साहित्य के साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी बात है, आप किसी न किसी रूप से अपने शब्दों में आप एक तरह से धन्यवाद कह रही हैं उन लोगों को जिन्होंने वो किताबें छापी, वो मैगजीनें छापी थी जिन्होंने। बिल्कुल कह रही हूँ। कमलेश्वर जी से तो मैं एक बार मिली थी दिल्ली में और उनको मैंने पैर पकड़कर नमन किया था कि मुझे थोड़ा बहुत जो लिखने में जो रुचि है वो आपकी देन है। तो मैम, आपने जब बचपन से एक ये अलग दृष्टि पाई है, आपका एक शौक अलग था, आप फेमिनाइन शौक नहीं थे, जो आपने कहा जो लड़कियों वाले शौक होते वो नहीं थे, वो अलग थी दुनिया आपकी। वो आज भी नहीं। तो इसमें शुरुआत में कोई अड़चने आई होंगी? मलिक साहब, अड़चने ही अड़चने थी। अड़चनों के अलावा कुछ था ही नहीं। कि घर में हम 13 बहनें थी, 5 परिवार, 5 चाचा ताऊ के मिला करके, और वहाँ पढ़ने जैसे तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब एक ढंग से तो बहुत बढ़िया परिवार था जी। 13 छोरी जाम रखी 13 लड़कियां थी, वो आज भी मौजूद है सारी। वाह। और उस परिवार में कोई भी ये तो चाहता था कि लड़कियां पढ़ लें, लेकिन उनके लिए आगे बढ़कर प्रयास करने वाला कोई तख्ती बस्ता कलम लेकर स्कूल, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। तो एक आर्य समाजी धर्मपाल स्वामी आया करते थे। अच्छा। उन्होंने हमें थोड़ा सा उकसाया कि लड़कियां, आपके घर में इतनी लड़कियां हैं, इनको अनपढ़ रखोगे, क्या करोगे। तो तब हमारे घर से लड़कियों का स्कूल जाना शुरू हुआ और हमारा उस गांव में पहला ही बैच था हमारा जो घर से निकला था। और गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की मेरी बुआ थी, उसके बाद मैं थी। वाह वाह, बहुत तो ये
ये चीज़ ऐसी। और फिर वहाँ भी क्या होता था कि टीवी सिनेमा तो बहुत दूर की बात है, रामलीला होती थी और नरेला में हमारे गांव के पास, तो हमें पैदल नरेला जाते थे। अच्छा। और ताऊ जो थे वो थोड़े बहुत 10 पंजी चवन्नी अठनी रख दिया करते थे कि जाओ चीज़ खा लियो। अच्छा। तो वो चीज़ खाते थे और साथ मेरी बहन थी वो, और मैं जाती थी स्टेशन पर और वहाँ से मैं अखबार या मैगजीन जो मुझे मिलता हो खरीद कर लिया। वाह वाह वाह। अक्सर मैंने देखा जिन बच्चों में भगवान ऐसी रुचि देता ना, वो ये चीज खाने वाली चीज पे पैसा वेस्ट नहीं करते, वो कोशिश करते हैं इस पैसे को भी बचा के मैं ऐसा सदुपयोग कर लूं। एक बात मुझे बड़ी हंसी आती है आज याद करके। तो एक बार मैं जैसे घर में गांव में क्या होता था कि अनाज दे करके चीज़ ले ली, दुकान पर झोली भर ले के दाने चीज़ ले। तो मैंने एक बार क्या किया कि पैसे नहीं मेरे में 5-4 किलो नाज, जितना भी नाज ले मैं उठा पाई मैंने यहाँ लटकाया और नरेला पहुँच गई। और वहाँ स्टेशन में मैं कहा काका ये अनाज ले ले और धर्मयुग दे दे। वाह। वो बोला बिटिया अनाज तो हम नहीं लेते। मैं कहा हमारे गांव में तो अनाज सभी ले लेते, भी आप भी ले लो। बोला नहीं आप ऐसा करो ना, अनाज तो वापस ले जाओ और पिछले हफ्ते का धर्मयुग है बचा हुआ जो सेल नहीं हो पाया ये ले जाओ। और मैं वो ऐसा खुश हुई ले करके जैसे मुझे पता नहीं क्या नायाब चीज़ मिल गई हो, जैसे कोई हीरा मोती मिल गया हो। और जब स्कूल में मेरी प्रशंसा हुई, ये मेरे कुदरती गुण थे, पढ़ने में शौक, स्मरण शक्ति तेज थी, तो वहाँ प्रशंसा मिली अध्यापकों की, आचार्य जी पढ़ाया करते थे। तो तब पिता को लगा कि मेरी बेटी कुछ औरों से अलग है, और तब उन्होंने मेरे लिए एक मैगजीन लगवाई चंदा मामा। वाह। और एक अखबार लगवाया इतवार का, उस टाइम प्रताप आता था वहाँ से, वीर प्रताप हिंदी में। तो तब उन्होंने मेरे लिए 2 पुस्तकों का प्रबंध किया। और उसके बाद तो जहाँ से मुझे पुस्तकें मिली, जैसे बड़ी हुई, कॉलेज तक भी गई, पढ़ाई की, तो वहाँ भी लाइब्रेरी में सारा दिन मेरा वहीं पर बीतता था, सारा दिन बीतता था मेरा वहीं पर। और वहाँ पर मैंने टॉलस्टॉय, गोर्की और जैक लंडन, मार्क्स, न जाने मैंने क्या क्या पढ़ दिया। और लेकिन लिखने के लिए मैंने, और उसके बाद भी मैत्री पुष्पा, तस्लीमा नसरीन, इनको पढ़ती रही मैं। और मेरे अंदर धर्म को लेकर के जो एक संशय था वो ख़त्म किया कार्ल मार्क्स। और सामाजिक चेतना आई भगत सिंह की पुस्तकों से। आर्थिक विषमता क्या होती है, जाति विषमता क्या होती है, बड़ी क्लियर मेरे दिमाग में समझ है कि जाति विषमता है ही नहीं, विषमता आर्थिक है। ये मैंने भगत सिंह के जीवन से जाना और निर्भीक बनी मैं इनकी। कार्ल मार्क्स, एंटन चेखव और चे गुएवारा, इन्होंने मुझे डर निकाला मेरे दिल से। ये सब जो सोच थी या जो जीवनियाँ पढ़ के आई आपको, बिल्कुल लेखन पढ़ के आई लेखन पढ़ ना। के। आपके घर में भी कोई बच्चा अगर इस तरीके की रुचि रखता है तो उसको एनकरेज कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैम की एक जो सोच है वो और वाइडर हुई है, इंस्पायर हुई है दुनिया भर के इतने बड़े अलग अलग विभूतियों से, तो आपके बच्चे में भी ये गुण आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बच्चे में ऐसे लक्षण दिखते हैं कि उसकी रुचि है किताबों में, उसको और बढ़ावा दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वही पढ़ाई नहीं है जो क्लास के लिए है, एक पढ़ाई ये भी है जो मैम ने बताया कि वो एक धर्मयुग को पाके कितनी खुश हुई थी, क्योंकि वो उनकी रुचि की चीज़ थी। क्लास को पास करने वाली किताबें अलग हैं, वो पाठ्यक्रम की किताबें अलग हैं, लेकिन ये एक जिंदगी का पाठ्यक्रम है जो इन्होंने अलग अलग जगह से ग्रहण किया है। मलिक साहब मैं आपको और बताऊं, मेरे जीवन में जो तब्दीली जिन पुस्तकों से आई वो है सेमान दा बोवा की सेकंड सेक्स, स्त्री उपेक्षिता, हिंदी अनुवाद है उसका, गोरकी की माँ। इनको पढ़ करके मेरे मन में न बहुत ज़बरदस्त तब्दीली। और एक बात हुआ, निर्भीक बनी मैं इनको पढ़ करके। मैम आपकी कई किताबों को अवार्ड मिला है। हाँ जी। है ना, सबसे प्रिय कौन सी है आपकी? सर मुझे सबसे प्रिय, ये तो कठिन होता है इसका बात का जवाब देना, क्योंकि सारी मेरी, अब जैसे माँ अपने बच्चों को कोई कहे कि किससे ज़्यादा प्यार कर, वो तो बात बड़ा कठिन जवाब, क्योंकि तो रचनाकार तो एक प्रकार से जननी हो जाती है उन पुस्तकों की। तो मेरे लिए तो ये सारी पुस्तकें मेरी संतान जैसी हैं, तो मैं किसे कम कहूँ किसे ज़्यादा कहूँ। तो मुझे अपनी तरफ से एक मेरी पुस्तक है तेरा मन दर्पण कहलाए, जिसको कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है, दिल्ली की संस्था ने उसको पुरस्कृत किया है, मुझे वो अच्छी लगती है। आपने हरियाणा से जुड़ी भी किताब लिखी? हाँ जी लिखी। मलिक साहब ऐसा है कि मुझे हरियाणा में पुस्तक लिखने का विचार मेरे मन में कहाँ से आया, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, प्रसन्नता भी होगी। मेरे पति सैनिक रहे हैं और मैं उनके साथ बहुत लगभग आधे से ज़्यादा भारत में घूमी हूँ। तो कहीं पर जाएं तो ये कहें, कोई अगर थोड़ा सा कड़वा बोल जाए या थोड़ा सा जो अरे हरियाणा का होगा मतलब ये चीज़ बड़ी पीड़ित करती है कि हमारी भाषा को एक बदतमीजी का पर्याय मान लिया गया है। जबकि हमारी भाषा तो वो शानदार बात जिसमें जो हमारा जो बुजुर्गों की जो बातें हैं, जो कहावतें हैं, जो कहानियाँ हैं, जो हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन से कहीं ज़्यादा रोचक हैं, उनको हमने सुना है,
और अपने मन में को धारण किया। मुझे लगा कि उन चीज़ों को सामने आना चाहिए जिनको तो ख़त्म कर दिया गया है और बदतमीजी का लेवल हमारे ऊपर लगा दिया गया है। तो तब मैंने 20 हरियाणवी लोक कथाएं, जो मेरी अपनी नहीं है, जो मैंने चाचे से सुनी, किसी मामे से, किसी नानी से, किसी माँ से, किसी साथी संगी से, उन 20 कहानियों का मैंने संकलन किया है और उसको शीर्षक दिया है मारी कहानियाँ, और जो काफ़ी चर्चित भी रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उस चीज़ को, अब देखो इसमें छोटी सी बात है कि कहीं से सड़क निकल रही थी, रास्ते में पत्थर अड़ गया, तो बोले जी पत्थर को हटाओ, सड़क तो का तो रास्ता सीधा यही रहेगा। तो पत्थर को हटाने के लिए इंजीनियर बुलाया, बोला जिसको तो डायनामाइट लगाना पड़ेगा, उसके डेटोनेटर मंगाए जाएंगे, इंजीनियर आएंगे और कलरक आएगा जो हिसाब लगाएगा, मुनादी वाले आएंगे जो कि ये बताएंगे कि भाई भाग जाओ यहाँ से, पत्थर टूटने वाले हैं। इतना खर्चा बता करके एस्टीमेट बता दिया उसने। एक जमींदार जो वहीं रोज़ काम करता था बोला बाबूजी मेरी की बात सुन लो। बोला अरे क्या सुना होगा, तुम तो बहुत बड़े IIT के स्कॉलर हैं, तू क्या चीज़ हमारे साथ। बोला ना बाबूजी एक बार सुन लो मेरी बात। बोला अरे भौंक जल्दी, क्या भौंक है। बोला यूँ करो, इस पत्थर के साथ में ना एक गड्ढा खोद दो और एक बल्ली अड़ाओ ताकि पत्थर गिरे ना मजदूरों के ऊपर, और बाद में इसके पत्थर को धक्का दे करके उस खड्डे में डाल दो और ऊपर मट्टी डाल दो, हो गया काम। तो ये चीज़ें ऐसी, ये ज्ञान किसी IIT से, किसी रिसर्च संस्था से नहीं आया, ये उसको रोज के कर्म से ज्ञान आया है। पढ़े में और एक कढ़े हुए में, हाँ, ये फर्क है। तो ये चीज़ मैंने देखा कि हरियाणा में ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है और जिसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है, ज़रूरत भी है और उसको बचाना। और तब मैंने इस पुस्तक की रचना की। इसमें 20 कहानियाँ हैं। दूसरी एक और इसमें कहानी है कि उसमें क्या होता है कि एक जेवड़ी बांटते हैं रस्सी की पानी लगा करके, तो उसमें एक लड़का बोला जी, खड़ा होकर बोला जी जेवड़ी क्या होती है। मैंने कहा भाई कहाँ का। बोले जी बेरी का। तब जो हरियाणा का बिल्कुल को माना जाता है धुरी और वहाँ का है, तो उनको जेवड़ी का नहीं पता। भाई कमाल हो गया। तो ये चीज़ भी कई बार लगती है कि कुछ बातों का पता होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एक नौजवान था, बोला मैं अपनी बारात में सारे जवान लेकर जाऊंगा। तो वहाँ देखा लड़के भाई जवान है सारे, उन्होंने सोची इनका उल्लू बनाओ, भाई जवान आ गए। बोला एक बूढ़ा ले चलो अपने साथ, वो ढोल के अंदर छुपा दिया बूढ़ा। तो बोले भाई बारात फेरे जब होंगे जब तब ना तूड़े की जेवड़ी बांटोगे। तो वो बोले भाई अब तुम्हारे गए, उससे ताऊ के पास गए जो ढोल में लगो रखा था। बोले ताऊ है तो यूँ कह रहे कि तूड़े की जेवड़ी बांट दो, अपना तो पता भी नहीं कैसे बांटे तूड़े की जेवड़ी। बोला उनसे यूँ कहो कि जब हम जेवड़ी बांटते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है, छलनी में पानी ले आओ, हम तूड़े की जेवड़ी बांट देंगे। तो ये अजर जवाबी हरियाणा के कल्चर की है, जो हमें जिसका हमें पता होना चाहिए, जो खत्म होती जाए। इसको मैंने इस कहानी को मैंने इसमें रखा है अपनी पुस्तक में। तो इसी तरह की 20 कहानियाँ इसमें हैं जो कि बिल्कुल टिपिकल हरियाणा के दर्शन होंगे आपको। बहुत अच्छी बात है कि आपने उस मर्म को समझा, आपने उस दर्द को महसूस किया कि जो हरियाणवी बोली भाषा के प्रति है या हरियाणा के प्रति लोगों का जो नज़रिया आपने पूरे भारत भर में जो महसूस किया, और आपने उसको अपने अंदर से एक लेखक को उभारा और हरियाणा के ऊपर किताबें लिखी। जो लोग हरियाणा में इन पदों पर बैठे हैं, जिनका काम है ये करना, शायद वो इतनी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं इस काम को, वो शायद इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं। हमने किया, हमने हरियाणवी में पेंटिंग्स बनाई हैं, फ़ोटोज़ किए हैं, गीत बनाए हैं, आज चैनल चला रहा हूँ मैं। तो ये सब मैंने उसी मर्म के तहत किया जो आपको महसूस हुआ कि मैं भी इतने सालों से बम्बई में हूँ और मैंने बम्बई में देखा था कि हरियाणा के प्रति एक ऐसी छवि थी हरियाणा की। हम कोशिश कर रहे हैं पहले हरियाणवियों में ही प्राउड से जोड़ने की, और अब तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के साथ साथ जो वेस्टर्न यूपी में हरियाणा है, जो हरियाणा राजस्थान में है, जो हरियाणा दिल्ली देहात में, ये पूरी जो खड़ी बोली का है एरिया, हम इस सब को एक मत करें, हम इस सब में वो गर्व की भाषा, अपनी बोली भाषा कल्चर पे गर्व से जोड़ें। अब हम इस चैनल को और बल्कि ऐसा ये आपका प्रयास जरूरी भी है और सराहनीय भी है। यहाँ पर मलिक साहब, मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि ये कहा जाता है कि जिस राष्ट्र के पास अपनी भाषा नहीं होती वो गूंगा और बहरा होता है। तो कुछ हद तक गूंगा बहरा मैं कायदे ने बना दिया हमें, माननीय भाई, ये बात आप कोई माने या ना माने, सच्चाई है ये। और अब हमें अंधा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी संस्कृति छीनी जा रही है। तो उस अंधेपन से बचने के लिए जो लोग कसमसा रहे हैं, जो उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, वो वास्तव में प्रशंसा के लायक हैं, जिनमें आपको भी मैं शामिल करती हूँ, अपने को भी करती हूँ और अब आपको भी करती हूँ। और एक बात और, आप जिस राजमार्ग की बात करते हैं कि राज पदों पर बैठे हैं, देखिए सत्ता और साहित्य, इनका रास्ता कभी न एक हुआ है और न होगा। सत्ता के राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1, 2, 3 जितने भी बना लीजिए, और साहित्य की पगडंडियाँ अनगढ़ होती हैं। कहीं आपको
खड़ा मिलेगा, कहीं आपको डड़ा मिलेगा, कहीं आपको कंकर मिलेंगे। तो साहित्यकार का तो काम उसी पर चलना है, वो कभी उस राजमार्ग को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जो करेगा वो साहित्यकार नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। ओके। जो लोग साहित्य से जुड़ना चाहते हैं या जो नए हैं, जो जिन अभी भी साहित्य से जुड़े हैं, वो इस बात का ध्यान रखना, जो मैम ने कहा कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी मुश्किल वाला है, काफ़ी हर्डल्स वाला है। तो इन हर्डल्स को अगर आप फेस करने को तैयार हैं तो आप साहित्य की तरफ बढ़िए भाई, ना तो मतलब खराब माटी, बिरान माटी, रेरे माटी होने के पूरे चांस है, पूरे चांस है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके अंदर है, जो आपकी बनावट में है, या भगवान ने जो आपको कुछ अलग दिया है, जब वो लोग उसको उस रास्ते चलते हैं, उसका एक आनंद भी होता है, बिल्कुल होता है, एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, बिल्कुल होती है। और वो इस तरह की होती है संतुष्टि कि वो हर बाधा का सामना करने को तैयार कर देती है। आ जाओ भाई। हाँ, ये जुनून है, जुनून है। आप में भी जुनून है, तभी आप रात भर उठ के जाग के आप इतनी सारी लाइनें लिखती हैं। वरना आपकी उम्र में तो बहुत सारी महिलाएं घरेलू कामों में ही उलझी रहती हैं और वो उसी में थक जाती हैं। मलिक साहब, इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देती हूँ। मेरी माँ ने हमें ये कहा था कि अगर कुछ करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो बेटा कलम, कुआड़ी, कड़छी, कसोले सब ठाने पड़े। वाह, कलम, ये सच्चाई है। कलम, कड़छी, कुल्हाड़ी, कसोला, सब मतलब सब कह हाँ, सब कह लगा लो। ठीक समझ थी उनके शब्दों की। हाँ, कुदरती नहीं है, उन्होंने जो ढूंढा है, समझा है, बड़े शब्दों की चॉइस ठीक थी उनकी। साथ में एक और कहा था कि तुम पढ़ती हो, इस परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे बेटा रोटी ना बनाइए तू पढ़ ले, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तुम अपना काम भी करना और पढ़ाई भी करनी। अगर इतनी हिम्मत है तो भी कुछ बन जाओगी, नहीं तो फिर न्यू जिंदगी भर रुड़ती रहोगी। हाँ, मतलब दोनों जो आपके जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना है। हाँ, कि हमारे परिवार में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि छोरिया पेपर हैं, चल भैया आज काम ना करने दो ना। अगर हमने खेत से घास लाना तो लाना ही लाना है, चाहे कल पेपर भी क्यों ना, हमें कोई छूट नहीं। अगर इतने ही जिम्मेदार लड़के भी हो जाएं तो शायद समाज बेहतर हो सकता है, कह सकते हैं ये बात। लड़कों को एक विशेष छूट है। हाँ, बिल्कुल छूट। हर घर में देखता हूँ मैं कि लड़कों को एक विशेष छूट है, जो बड़े आदर्शवादी भी हैं, जो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, बोलते हैं मंचों पे, वो भी जब घर में जब बेटा और बेटी है तो कहीं ना कहीं फर्क कर देते हैं कि लड़के को विशेष छूट देते हैं, लड़की पे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा। हमारे तो घर में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। हमारे घर तो मलिक साहब बिल्कुल सामंतवादी माहौल था, लेकिन उस सामंतवादी माहौल में हमारी माँ हमारे साथ खड़ी थी और हमने भी उनकी बात मानी कि जितना काम घर में हमारे जुम्मे लगता था, भाई आधार कार्ड नहीं तो काटनी है हमने आधार, ये नहीं है कि कल पेपर है तो आधार कार्ड, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस माहौल में रह करके हमने चारों बहनों ने पढ़ाई की, हम अच्छी ज़िंदगी जी चारों बहनों ने हमने, और कामयाब भी रहे और नंबर भी हमारे अच्छे आते रहे। और यहाँ तक कि आसपास का जो गांव के लोग, मिसाल गेहूं उनके छोरियां ने, देखो भाई खेत में दरातीले खड़ी पाओगे, कल ना बस्ता लेकर स्कूल में जाती नजर आऊंगी। तो ये मिसाल देते थे कि इनकी लड़कियां कैसी हैं, ऐसी ही होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसी राह पर आज हरियाणा की बहुत सारी लड़कियां चल रही हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में मिसाल बनती जा रही है। और वो लगता है कि मुझे लगता है कि उनको भी हमारे जैसा ही माहौल मिला होगा जो आगे। और एक बात मलिक साहब, एक और बात, लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हमें हालात सही नहीं मिले, हमें सपोर्ट नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहती कि सब मेरी बात से सहमत हो, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि जो जीवन मैंने जिया है उसको मुझे ही पता है कैसे जिया है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे अपनी नाकामी को, अपने आलस्य को छिपाने का प्रयास करते हैं। वरना हालात, इंसान के पास इतना कुछ भगवान ने दिया है, हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, समझ दी कि वो हर बाधा को पार कर सकता है। क्योंकि जो गरीबी और जो धार्मिक अंधविश्वास और जो पाखंड और औरतों के प्रति जो भेदभाव मेरे परिवार में था, वो बिल्कुल एक आप टिपिकल हरियाणी परिवार कह सकते हैं। बहुत सही कह रहे हैं। ये बहाना ही हो सकता है किसी का, अदरवाइज तो अपने अनुकूल माहौल बनाना हमारे हाथ में है। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना। आपने महिला होते हुए बनाया है, मैंने एक लड़का होते हुए भी अपने अनुकूल काफ़ी हद तक माहौल बनाया, तभी हमने ये सब काम करने में हम कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। मैम, आपकी लेखनी पे बात करें तो आपकी एक किताब है खोया हुआ गांव, इस पर आपको अवार्ड भी मिला। हाँ जी, है ना। हाँ जी। इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? मलिक साहब, गांव मैंने देखा है क्योंकि मेरा जन्म, मेरी पढ़ाई, मेरा सारा जीवन ही गांव में बीता है। तो गांव में जो मैंने अपने बचपन में गांव देखा था और जो इस समय गांव देख रही हूँ, वो बचपन का गांव कहीं खो गया है। पंचायती राज में जहाँ पहले निष्पक्ष फैसले हुआ करते थे, भाईचारे बन जाते थे, लड़ाई जहर खा, अब वोट की राजनीति ने हमारी पंचायतों को दलाल बना दिया है। ये चीज़ बड़ी पीड़ित करती है। दूसरी बात कि जब हम खेत में जाते थे तो मटर बड़ी मीठी होती थी, जाड़ की मको तोड़कर खा लेते, मतलब मटर की दाने के बाद उसके छिलके ने भी छिलके को भी खा लिया करते, उसमें मिठास आता था, उसमें मिठास था। अब खाद और बीज, इन दोनों ने जहाँ हमारी खेती को खोया है, वहाँ हमारे किसान की कमर तोड़ दी है कर्जे से। पहले
हमारे पास इतने साधन नहीं थे, इतनी उपज, लेकिन कर्जे भी नहीं थे। अब एक किसान को जब देखती हूँ कि घर में अगर मेहमान आ गया तो उसके लिए बूरा लेने के लिए भी आड़ती के पास बात है, 100 रुपये दियो लाला जी, घर में मेहमान आ गए। तो ये स्थिति है, इसने किसान को तोड़ा है, हमारे भाईचारे को तोड़ा है और पंचायती राज ने जहर बोया है। इन चीज़ों को देख करके मैंने इस उपन्यास की रचना की है, जिसमें और शराब के ठेके ने खोया है हमारा गांव, क्योंकि गांव के हर किनारे पर ठेके में शराब बिकती है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, और इन चीज़ों को लेकर के मैंने इसकी रचना की तो है। ये जो बदला हुआ गांव है या बदला हुआ समाज है या बदले हुए हालात हैं, इस मर्म को आपने, इस दर्द को फील हाँ, किया दर्द और को, इसको आपने हाँ, कलमबद्ध किया, इस दर्द को मैंने, मुझे लगता और इस है पर आपको पुरस्कार मिला। इसको लगता है कि जब जिस गांव के मंदिर में हम जाते थे, बाबा जी हमें प्रसाद खिलाया करते थे, एक ताऊ थे वो हमें खेतों में ले जाया करते, चलो बच्चों घुमा कर। तो इस तरह से अब वो क्या हो गया है कि अब मंदिर में ना जाइयो, बाबा छेड़ देगा। ये नौबत आ गई यहाँ तक कि मंदिर में ना जाइयो, लफंगे बैठे रहेंगे। ये चीज़ बड़ा दुख देती है। जिस मंदिर में हम बेफिक्र होकर खेलते थे, लड़कियां सारी कबड्डी खेलते थे, कभी और वो स्टापू खेलते थे, और बच्चे कई बार ना माँ भाई कह दिया जाओ जाओ बाबा के पास चले जाओ, थोड़ी देर पंडा छोड़ो हमारा, यहाँ हमने काम करना। तो ऐसे कह कर भेजते थे, जाओ सॉरी वहाँ खेलो बाबे। मतलब अब क्या हो गया कि बाड़े में ना जाइए बाबे के, मैं लफंगे बैठे हैं। जिस संगत में लोग सीखने के लिए बेटियों को भेज देते थे कि वहां बैठोगे तो सीखोगे कुछ, और है ना? बाबा बहुत अच्छी कहानी मतलब सुनाया सुरक्षित करते और थे। सीखने वाला माहौल था, वहां पर भयग्रस्त हो गया। भयग्रस्त हो गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मुझे पीड़ित किया, और इस उपन्यास का नाम भी इसीलिए मैंने लिखा है, खोया हुआ गांव। अब वहाँ गांव में क्या है कि जहाँ वो बाबा जी का मंदिर होता था, वहाँ एक आश्रम बन गया है, और वहाँ गुरु आते हैं कि नाम लो और मुक्ति पाओ, इस तरह के पाखंडी गुरु ने डेरा जमा लिया है वहाँ। और एक डॉक्टर आ गया है जो ये लिखता है कि चेक करता है कि बेटा बेटा है या बेटी है। गांव में ये चीज़ें हो गई हैं। अब जो खासकर मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं करती, जो दिल्ली के आसपास का जो मेरा अपना इलाका है, जहाँ मेरा मायका है, उसकी बात करती हूँ मैं। उस इलाके में ऐसा हो गया है। गाँव में भी ये क्लिनिक आ, अब तो खैर सरकार की रोक लग गई है, लेकिन उपन्यास मैंने जिस समय लिखा था उस समय रोक नहीं थी इस तरह की। तो वो कहा करता था कि 500 रुपये दो और 5 लाख बचाओ। ये डॉक्टर के शब्द होते थे कि 500 रुपये खर्च करो और भविष्य के 5 लाख रुपए बचाओ। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में हैं। इसमें कृषि भी है, इसमें किसान की आत्महत्या भी है, इसमें किसान के ऊपर चढ़ा कर्जा भी है, इसमें पंचायती राज का पाखंड भी है, और बाबे जो पाखंड फैलाते हैं पाखंड भी शामिल है, और जो सात्विक वातावरण था उसका एकदम सफाया हो गया, उस उपन्यास में शामिल है। ये जो हालात बदले हैं, जिस हालात की बात में हम कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप भी लोग इनसे सहमत ही होंगे कि इस तरीके का जो माहौल बदला है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सब लोग ही हैं। और इसको बदलने की, इसको दोबारा ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों पे ही है। आप ये ना समझिए कि इसके लिए सरकार कोई रोल निभाएगी या इसके लिए कोई और बाहर से कोई शक्ति आएगी। हम सबको ही मिलने का, खासकर जो सीनियर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इन बातों पर मंथन कर सकते हैं, इन पे चिंतन कर सकते हैं, इन पे कोई निर्णय ले सकते हैं कि कैसे इन हालातों को दोबारा से ठीक करना है। क्योंकि एक तरफ तो हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक विनाश की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो वो सामाजिक विनाश में को बचाने के लिए, उस सामाजिक विनाश को कम करने के लिए अगर हम कहीं कारगर साबित होते हैं, क्योंकि हमारा माध्यम है जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, तो हम तैयार हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं कि हम किस तरीके के प्रोग्राम्स को ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा चलाएं। हालांकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक सकारात्मकता को फैलाने की, लेकिन हम और भी आगे आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए और हम इस रोल को निभाने को तैयार हैं। आप अपने लेवल पर, गाँव के लेवल पर कर सकते हैं, हम चैनल के द्वारा करेंगे। आपको भी मैं एक इस बात का ओपन इनविटेशन दे रहा हूं कि आप इस तरीके की स्क्रिप्ट, खासकर प्रोग्राम्स की स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखिएगा, हम उन प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करेंगे। ठीक है, आप मुझे ज़रा सा हिंट दीजिएगा किस तरह का चाहिए आपको, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। मैम, जो लोग नए इस क्षेत्र में आते हैं या आज जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं लेखन के फील्ड में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मलिक साहब, साहित्य पर एक बहुत बड़ा डेंट दिया है इलेक्ट्रिक मीडिया ने जी। बच्चे उसमें स्कूल की पढ़ाई से लेकर के और साहित्य की पढ़ाई तक एक ज़बरदस्त स्थिति पहुंची है। बच्चे बजाय पुस्तक पढ़ने के गूगल की ओर भागते हैं या इंटरनेट देखते हैं या और इस पर साइट, सोशल साइट देखते हैं, जबकि गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन राइट नहीं होती। बहुत उड़ जाता है कई बार, तो उड़ जाकर खड़ा कर देता है। लेकिन वो उनको लगता है कि हम किताब पढ़ने की बजाय यहाँ देख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। लेकिन उसमें भी कई बार, एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया मेरे पड़ोस के गांव से कम 20 किलोमीटर दूर से, और बोला मैडम मैंने तो आपकी किताब मिली थी किसी के पास से और मैं लघु कथा लिखना चाहता हूँ, मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए।
तो ऐसी बात नहीं है कि नई पीढ़ी भी सक्रिय है, लेकिन हमें वो दिखती कम है उसको, क्योंकि साहित्य को प्रमोट करने वाली शक्तियाँ जो हैं वो तो रही नहीं, उसको बाईपास किया जा रहा है। क्योंकि साहित्य से मतलब न जाने क्या खतरा है, सरकार को खतरा है या प्रशासन को खतरा है, समझ नहीं आती वो खतरा खतरे से ज्यादा मुझे लगता है कि हर चीज में एक व्यापार जुड़ गया है, पैसा कि कहीं आवक नहीं दिख रही हर चीज अर्थ से जुड़ गई है, ये अर्थ से जुड़ गई, आवक नहीं है। जैसे आज मोबाइल से आवक दिख रही है, तो हर गली नुक्कड़ पे मोबाइल की दुकानें हैं, मोबाइल से संबंधित चीजों की दुकानें हैं, गांव से लेकर शहर से लेकर हर जगह ऐसा है। पैसे नहीं इसको। और इसी आर्य समाजी के एरिया में अगर लगता है कि वो चिकन कॉर्नर से कमाई है या अंडे की भुर्जी से कमाई है या तो वही मछली के पकोड़े से कमाई हो रही, तो वो भी गाँव में खुल गई है। बिल्कुल खुल गई, आप सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन साहित्य में लोगों की रुचि नहीं दिख रही है, तो खरीद नहीं दिख रही, तो सबने पल्ला झाड़ लिया, उसमें निजी क्षेत्र ने भी झाड़ लिया, उसमें सरकारी क्षेत्र ने भी झाड़ लिया। बिल्कुल ये तो एक प्रकार से ऐसा रह गया कि जो लोग घर फूंक कर तमाशा देखने में विश्वास रखते हैं उन्हीं के लिए रह गया है ये। लेकिन इतनी भी निराशा की स्थिति नहीं है। कई बार नए बच्चे जो किसी प्रोग्राम में जाते हैं, एकेडमी में कुछ नए बच्चे दिखते हैं, उनकी संख्या बेहद कम है लेकिन दिखते हैं नए बच्चे। और यहाँ पर मैं एक और बात अपने मन को समझा लेती हूँ, और शायद आप भी सहमत होंगे कि हम ये मानकर तसल्ली कर लेते हैं कि अक्षर कभी ख़त्म नहीं होते, अक्षर तो अक्षर ही है, जिसका मतलब अक्षर है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। तो पुस्तकों का जो महत्व है तो रहेगा, कम ज़्यादा हो जाती है वो चीज़ अलग है। जब हमारे ज़माने में हम 500 पेज के इतने मोटे मोटे उपन्यास, वो आम्रपाली जैसे उपन्यास, प्रेमचंद के मोटे मोटे गोदान का बंद जैसे उपन्यास पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या होता है कि वो बस ये पाठक नहीं है, लेकिन छोटे उपन्यास को पढ़ने वाले आज भी मिल जाते हैं। इस पॉजिटिव नोट को हम समझते हैं कि आप एक आशा रखते हैं कि अभी भी है। और मैं मानता हूं मैम कि ये जो विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, जिनको लिखने का शौक जागे या कलाकारी का शौक जागे, इनकी रैली नहीं हुआ करती। सर ठीक कर, ये भगवान भी कोई इतने वॉल्यूम में पैदा नहीं करता कि नए पैदा करते हो। ये पूरे समाज में गिने चुने लोग होते हैं, किसी में रुचि देता, तो ये विलक्षण लोग होते हैं। तो ऐसे विलक्षण लोग कभी रैली के रूप में 5 लाख इकट्ठे नहीं होते, है ना। 5 लाख इकट्ठे होना, जो रैली में जाए, दूसरे के नारे लगाने जाए, नारे भी ना लगाओ, सिर्फ एक बार नेता मुड़ के न्यू देखेंगे और उस फोटो का हिस्सा बनने के लिए जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, ऐसे मूड लोगों से, ऐसे गिने चुने बच्चे होना भी मुझे लगता है कि समाज के लिए एक अच्छा संदेश है कि आज भी हैं ऐसे बच्चे और जो कोशिश कर रहे हैं और वो इस साहित्य के लिए कहीं ना कहीं एक आशावादी दुनिया बना रहे हैं। तो इस पॉजिटिव नोट पर आज की बातचीत खत्म करेंगे क्योंकि समय की कमी है। आपकी बातें बहुत रोचक हैं। अब मैं चाहूँगा फिर से हम किसी न किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएं, फिर से बार बार आपसे हम बात करना चाहेंगे, किसी न किसी मुद्दे पे बात करेंगे। तो आप हमारी टीम की मेंबर बने रहिएगा, ये आपसे गुजारिश है। तो ये थी आज की बातचीत लेखिका कमलेश चौधरी जी के साथ। फिर मिलेंगे हरियाणा और खड़ी बोली के किसी और कलाकार या लेखक या साहित्यकार के साथ। तब तक नमस्कार। हमारी माटी हमारे लोग, हमारी माटी हमारे लोग।